नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में अंशों के निर्गमन से संबंधित लेखे हमने पढ़े इसके पहले। तो उसमें हमने पढ़ा कि अत्यधिक अभिधान क्या होता है, न्यूनतम अभिधान क्या होता है। न्यूनतम अभिधान जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम आवेदन आते हैं तो वो न्यूनतम अभिधान की स्थिति होती है। और अत्यधिक अभिधान जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से ज़्यादा के आवेदन आ जाते हैं तो वो अत्यधिक अभिधान की स्थिति कहलाती है। तो अत्यधिक अभिधान जब होता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, या तो वो उन अंशों को जो अत्यधिक आवेदन आ गए हैं, ज़्यादा आवेदन आए, उनको वापस कर दे या फिर उनको आनुपातिक आवंटन किया जाए। तो इस संबंध में जब कंपनी के द्वारा जर्नल के लेखे किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं वो अब आप देखिए। नंबर एक, अति अभिधान की स्थिति में जिन अंशों के आवेदकों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है तो उनकी राशि कंपनी को वापस करना होती है। अर्थात जिनको कोई अंश कंपनी ने नहीं दिए मतलब उनका पैसा कंपनी को वापस करना है। तो उसके लिए एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन एक्सेस रिटर्न, मतलब जो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पे आ गया था वो वापस किया गया। सेकंड नंबर, जिन आवेदकों को आंशिक आवंटन किया गया है उनसे प्राप्त आधिक्य को आवंटन और याचनाओं में समायोजित करने के लिए प्रविष्टियां की जाती हैं। जैसे किसी अंशधारी ने 100 अंश के लिए आवेदन किया था, कंपनी ने उसको 80 दिए या 60 दिए, तो उसकी जो 40 या 20 अंशों की राशि बची हुई है कंपनी वो वापस नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, जब भी आवंटन की राशि देय होती है या प्रथम याचना की राशि देय होती है तो कंपनी उस वक्त उसको समायोजित कर लेती है। तो उस संबंध में हमको एंट्री करना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। नरेशन हो जाएगा फॉर एप्लीकेशन एक्सेस मनी एडजस्ट। इसके बाद नंबर 3, अति अभिधान पर अंशों के आवेदन हेतु कुल राशि को निम्नानुसार एक संयुक्त प्रविष्टि के रूप में भी लिखा जा सकता है। से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। मतलब वो ऊपर एंट्री ना करके हम एक कंबाइंड एंट्री भी इसकी कर सकते हैं। तो नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिटर्न एंड एडजस्टेड। तो ये थी हमारी अति अभिधान से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ। अब हम पढ़ेंगे कि अति अभिधान और अल्प अभिधान में क्या अंतर है। अति अभिधान और अल्प अभिधान जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े कि जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से ज़्यादा के आवेदन आते हैं तो वो अति अभिधान की स्थिति बन जाती है, और जब कम के आवेदन आते हैं तो वो अल्प अभिधान मतलब न्यूनतम अभिधान की स्थिति बन जाती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। नंबर 1, आवेदन। अति अभिधान में निर्गमित अंशों से अधिक के आवेदन मिलते हैं, जबकि अल्प अभिधान में निर्गमित अंशों से कम के आवेदन मिलते हैं। आवंटन, इसमें अंशों का जो आवंटन होता है वो आनुपातिक रूप से होता है और इसमें सभी आवेदकों को अंश आवंटित कर दिए जाते हैं। न्यूनतम अभिधान, अति अभिधान में न्यूनतम अभिधान की समस्या नहीं होती, जबकि न्यूनतम अभिधान में यह समस्या हो सकती है कि जब तक उसको इतनी राशि ना मिल जाए जिससे कि वो अपना व्यापार शुरू कर सके। इसके बाद है दशा। अति अभिधान की दशा कब होती है, जब कंपनी अच्छी रेपुटेड हो, जब कंपनी की गुडविल अच्छी हो, जबकि अल्प अभिधान कंपनी की प्रारंभिक स्थिति में बनती है, जब कंपनी नई नई बनाई जाती है, कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि कंपनी की गुडविल क्या है, कैसी रेपुटेशन है फर्म कंपनी की, तो उस वक्त अल्प अभिधान की स्थिति कंपनी के साथ बनती है। राशि की वापसी, अति अभिधान की स्थिति में उन आवेदकों की राशि लौटा दी जाती है जिनके आवेदन पत्र पूर्णतः अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, और अल्प अभिधान की स्थिति में तो आवेदकों को राशि वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आवेदन ही अल्प आते हैं और जितने आवेदन आते हैं उन सभी को आवंटन कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है, तो इसमें राशि वापस करने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। निवेशकर्ताओं की विचारधारा,
अति अभिदान की स्थिति में निवेशक कंपनी के संबंध में एक सकारात्मक विचारधारा रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं कि कंपनी जो है, अति अभिदान मतलब कंपनी की गुडविल अच्छी है तो कंपनी को भविष्य में बहुत अधिक प्रॉफिट हो सकता है। जबकि अल्प अभिदान की स्थिति में निवेशकर्ता कंपनी के संबंध में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते, मतलब अपने सकारात्मक विचार नहीं रखते हैं। तो ये अंतर अभी हमने पढ़ा अति अभिदान और अल्प अभिदान में। अब हम पढ़ेंगे अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना क्या होती है? कॉल्स इन एरियर, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो अवशिष्ट याचना क्या होती है? जब कंपनी द्वारा मांगी गई याचना राशि का भुगतान किसी अंशधारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो वो अवशिष्ट याचना कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 10,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश की दर से याचना की है, 9,800 अंशों पर याचना की राशि प्राप्त हो गई है, लेकिन 200 अंशों पर 5 रुपये की दर से 1,000 रुपये की राशि अंशधारियों के द्वारा भुगतान नहीं की गई है, तो इस राशि को अवशिष्ट याचना कहा जाएगा। इसे मांग पर बकाया भी कहते हैं। अर्थात कंपनी के द्वारा राशि मांगने के बाद भी अगर कोई राशि प्राप्त नहीं होती है तो वो अवशिष्ट याचना की श्रेणी में आती है। अब अवशिष्ट याचना का लेखांकन कैसे होता है? 2 विधियां हैं इसकी। नंबर 1, अवशिष्ट याचना खाता खोले बिना। अदत्त याचना खाता न खोलकर लेखा करना। इस विधि में अदत्त याचना खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी दशा में अंशधारियों से प्राप्त वास्तविक राशि को याचना खाते में जमा कर दिया जाता है और जो राशि नहीं चुकाई गई है उस राशि के बराबर नाम शेष प्रदर्शित करेगा, मतलब उसको डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। बाद में जब ये अमाउंट मिल जाती है तो उस समय बैंक अकाउंट डेबिट तथा संबंधित याचना खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब जब मान लीजिए कि किसी अंशधारी से उसको प्रथम याचना की राशि प्राप्त नहीं हो रही है, सपोज 2,000 रुपये याचना के प्राप्त नहीं हुए, तो कंपनी क्या करती है, उस राशि को कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करके उसमें डाल देती है अकाउंट में, और जब भविष्य में कब वो अमाउंट मिल जाती है तो बैंक अकाउंट को कंपनी डेबिट कर देती है और कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। तो एक तो ये तरीका था कि अवशिष्ट याचना खाता खोले बिना। दूसरी विधि है अदत्त याचना खाता खोलकर लेखा करना। इस विधि में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाता है और आवंटन तथा याचना की किसी राशि के प्राप्त न होने पर अप्राप्त राशि से इस कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। बाद में जब किसी तिथि पर यह अदत्त राशि प्राप्त हो जाती है तो उस समय बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 अंशों पर 3 रुपये की प्रथम याचना की। एक अंशधारी जिसके पास 1,000 अंश थे उसने क्या करा, याचना की राशि नहीं चुकाई। उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी, लेकिन जब कंपनी ने 2 रुपये की अंतिम याचना मंगाई तो उसने क्या करा, अपनी अदत्त राशि भी चुका दी। मतलब जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी वो उसने उस वक्त चुका दी। तो उसके लिए देखिए हम क्या एंट्री करेंगे। प्रथम याचना के देय होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये से। फिर प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000 रुपये से की हमने। क्योंकि एक अंशधारी ऐसा था जिसके पास 1,000 अंश थे, उसने याचना की राशि का भुगतान नहीं किया और याचना की राशि कितनी थी, 3 रुपये, मतलब 3,000 रुपये उसके नहीं आए। तो कंपनी ने ये एंट्री करी और राशि प्राप्त होने पर क्या करेगा, बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 3,000 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब ये कब होगा, जब इसने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है तब, और ये कब होगी, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट उसने ओपन किया है तब। मतलब फर्स्ट कंडीशन में प्रथम याचना देय होने पर दोनों की सेम एंट्री रहेगी। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होगी तो ओनली 27,000 से एंट्री कर रहा है ये, जितनी राशि उसको प्राप्त हो रही है। और सेकंड कंडीशन में बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसने क्या करा कि जो फर्स्ट कॉल का बकाया अमाउंट था कंपनी को सेकेंड कॉल के समय दिया, तो सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री तो एज इट इज रहेगी,
क्योंकि कंपनी को भी पता नहीं है कि वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी सेकेंड कॉल पे करने वाला है। ये कंपनी को कब पता चलेगा? जब अमाउंट रिसीव्ड होगा। तो जो ड्यू की एंट्री है वो दोनों में सेम रहेगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ER टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए से। अब जब फोर्थ एंट्री करेंगे, जब हम उसको अंतिम याचना की राशि प्राप्त होगी, तब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट ER टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब टोटल 20,000 रुपये तो उसको फर्स्ट कॉल के मिले और 3,000 रुपये उसको पहले जो उसके बकाया थे वो मिले। तो टोटल उसको कितने अमाउंट मिल गई? 23,000 रुपये। अब जब सेकेंड कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी हमारी, ये देखना है हमको। तो बैंक अकाउंट ER ये भी 23,000 रुपये से हो जाएगा। सेम एंट्री ये देखिए, टू शेयर फाइनल अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे उसने शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है और यहाँ पे उसने उसको कॉल्स इन एरियर लिखा है। तो ये दोनों कंडीशन में आपको कैसे एंट्रियाँ करनी है ये बताया मैंने आपको। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें कोई सी भी एक विधि को अपनाना है और उसी से संबंधित सारी एंट्रियाँ करनी है। थैंक यू।